हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप और उस प्रारूप में लिखे जाने वाले अंगों के बारे में बताने वाला हूं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वीर वासवी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रीय विद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर का एजुकेशनल रिसर्च का ये जो है पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये परीक्षा में आता भी रहता है अक्सर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें अगर नया है तो, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, जल्द से जल्द समझते हैं कि क्या है अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रारूप। ये प्रारूप एक पहले बता दिया जाए कि ये प्रारूप जो है सामान्य रूप से सभी के लिए, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में इसका प्रारूप पहले से निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से ये प्रारूप निर्धारित किया गया है, इसमें ये भाग होने ही चाहिए, ठीक है। तो अनुसंधान प्रबंध या लघु प्रबंध जो हमारा थीसिस या डिसर्टेशन है, वो एक संपूर्ण अनुसंधान कार्य का एक सर्वसमावेशी अनुसंधान विषयक प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है। इसमें हर एक विषय को जो सम्मिलित करके जो है रिसर्च लिखित रूप में रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अब अनुसंधान प्रतिवेदनों में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? अनुसंधान की समस्या की उत्पत्ति, अनुसंधान प्रश्न, ठीक है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनाएं, अनुसंधान का अभिकल्प जिसे डिजाइन कहते हैं, रिसर्च डिजाइन, फिर प्रतिदर्श, उपकरण, प्रविधि, परिणाम और उसके निहितार्थ, सुझाव जैसे प्रकरण सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो इन सभी प्रकरणों को सम्मिलित कर दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अनुसंधान प्रतिवेदनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। उस पूरे अनुसंधान प्रतिवेदन को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जिसे कहेंगे मुख्य भाग या प्रारंभिक भाग जिसे कहेंगे, सॉरी, है ना, प्रारंभिक भाग जिसे प्रीलिमिनरी पार्ट कहते हैं। दूसरा जो है मुख्य भाग है जिसे मेन पार्ट कहते हैं। और तीसरा जो है पूरक भाग या सप्लीमेंट्री पार्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो अनुसंधान प्रतिवेदन को इन 3 भागों में, मुख्य जो भाग हैं 3 भाग, इनमें बांटा जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इन तीनों ही भागों में कौन कौन से उपभाग आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुसंधान हमारा जो है प्रोजेक्ट और अनुसंधान पत्र के रूप में प्रस्तुत प्रतिवेदन को इस प्रकार के 3 भागों में बांटा जा सकता है, परंतु इसमें यह 3 अंगों के अंदर समाहित विवरण अलग अलग अंतर हो सकता है। ये भी मैंने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये जो 3 भाग आपको दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से यही चीज़ें होती हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि प्रारंभिक भाग में क्या क्या होता है। तो प्रारंभिक भाग में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो होता है वो शीर्षक पृष्ठ होता है, ठीक है ना। शीर्षक पृष्ठ पर जो है ऊपर शीर्षक लिखा होता है। सबसे पहला जो पृष्ठ है, यहाँ पर हमारे अनुसंधान का शीर्षक लिखा होता है। अनुसंधान शीर्षक के अलावा जो है आपका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा जिसके अंडर में आप काम करते हैं, आपके सुपरवाइजर का, यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है ना। अनुक्रमांक इत्यादि लिखे होंगे, यहाँ पे लोगो लगा होता है, ठीक है ना। यानी कि शीर्षक पृष्ठ जो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है घोषणा पत्र। दूसरा पत्र जो आता है प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र आता है। फिर आता है घोषणा पत्र। चौथी चीज़ आती है आमुख, फिर विषय सूची, सारणी सूची और चित्र सूची। ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें शीर्षक पृष्ठ में, शीर्षक प्रमाण पत्र में जो हमें प्रमाण पत्र मिलने वाला है इस रिसर्च के बाद, उस प्रमाण पत्र को यहाँ प्रमाणित किया जाता है हमारे जिस डिपार्टमेंट में हम इसको सबमिट कर रहे हैं। घोषणा पत्र, ठीक है, कि आप घोषणा करते हैं रिसर्च के बारे में। आमुख, कुछ आप प्रीफेस देना चाहते हैं, किसको समर्पित करना चाहते हैं, वो पृष्ठ जो है अगला पृष्ठ होता है। उसके बाद विषय सूची, विषय सूची यानी इंडेक्स हम देते हैं कि किस पृष्ठ पे क्या होता है रिसर्च में। उसके बाद सारणी, हम जितनी भी सारणियाँ अपने रिसर्च में दिखाएंगे, अपने रिसर्च में जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, उस विश्लेषण से संबंधित जितनी भी सारणियाँ हैं उसकी सूची हम इस पृष्ठ पर लिख कर देते हैं। उसके बाद चित्रों की सूची देते हैं। चित्रों की सूची का मतलब ऐसे हमारे रिसर्च में अंदर की ओर जितने भी चित्र हैं, जितने भी फिगर्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनको हम इस पृष्ठ पर एक क्रम में जो है दिखाते हैं, ठीक है, पृष्ठ संख्या सहित। तो ये प्रारंभिक भाग हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं और देखते हैं कि हमारा मुख्य भाग या मेन पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक भाग में जो पृष्ठों के क्रमों का जो अंकन है वह रोमन अंकों में
या जो है अक्षरों में करना है तो क ख ग इत्यादि के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। प्रथम पृष्ठ जो होता है वो शीर्षक जो सबसे ऊपर होता है, और अध्ययन का शीर्षक बीच में, सबसे ऊपर अध्ययन का शीर्षक होता है, बीच में विश्वविद्यालय आपका संकाय या उपाधि जो भी आप लिखते हैं, साथ ही सत्र से संबंधित सूचनाएं, और नीचे दाईं ओर अनुसंधानकर्ता का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, और नीचे बाईं ओर पर्यवेक्षक का नाम। दूसरे पृष्ठ पर पर्यवेक्षक द्वारा अनुसंधान के सम्यक ढंग से संपन्न होने का जो है प्रमाण पत्र लिखा जाता है। तीसरे पृष्ठ पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा कार्य के मौलिक होने की घोषणा दी जाती है। उसके बाद जो है आमुख दिया जाता है, आपको किसको समर्पित करना है, ठीक। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर, ठीक है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के प्रेरक तत्वों के साथ साथ अनुसंधान कार्य में सहयोग और उत्साहवर्धन प्रदान करने वाले व्यक्तियों के प्रति आभार प्रस्तुत करता है, ठीक है। परंतु आभार प्रदर्शन में कभी कभी जो है चापलूसी का दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। आभार हम इस प्रकार से व्यक्त करें कि लगे, है ना, हम ऐसा ना कर दें कि किसी की चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद आमुख प्राय 2 या 3 पृष्ठों का हो सकता है, इससे अधिक लंबा आमुख जो है अच्छा नहीं होता है। तो विषय सूची आती है, विषय सूची में जिसमें विभिन्न अध्याय उसके खंडों व उपखंडों के पृष्ठ संख्या के साथ क्रमिक रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद सारणी सूची, चित्र सूची दी जाती है, और इसमें सारणी का चित्र, क्रमांक, शीर्षक व पृष्ठ संख्या का जो है उल्लेख किया जाता है। पाठकों के सम्यक अवबोध के लिए प्रारंभिक अंग के इन सभी पृष्ठों के नमूने जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे मुख्य भाग पर। अनुसंधान प्रबंध के जो मुख्य भाग के अंतर्गत अनुसंधान कार्य से संबंधित विषय वस्तु जो है प्रस्तुत की जाती है। जितनी भी विषय वस्तुएं हैं हम इसमें प्रस्तुत करते हैं, और यह भाग जो है कई अध्यायों में विभक्त रहता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं सामान्यतः पहला जो अध्याय होता है वो हमारा प्रस्तावना का भाग होता है। इस प्रस्तावना में हम प्रस्तावना की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की समस्या, अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान से संबंधित परिकल्पनाएं, तकनीकी पदों की परिभाषाएं जो कि हमारे अनुसंधान में कुछ टेक्निकल जो वर्ड इस्तेमाल किए गए उसको परिभाषित करना होता है। अध्ययन की जो सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अनुसंधान कार्य का सीमांकन, लिमिटेशन क्या गया है, किस सीमा तक हमारा अनुसंधान कार्य जो है वो चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब जो है अनुसंधान कार्य का जो द्वितीय अध्याय है उसमें दूसरे अध्याय में साहित्य सर्वेक्षण की बात की जाती है कि अभी तक कितने साहित्य सर्वेक्षण हमारे अनुसंधान से संबंधित जो है वो साहित्य जो रिसर्च किए जा चुके हैं, या पुस्तकें पब्लिश की जा, पुस्तकें छपी हैं, या फिर जो है कितने रिसर्च पेपर इस पर बने हुए हैं। तो इस तरह के अनुसंधान में साहित्य सर्वेक्षण का है अध्ययन जो है किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। अब इसमें साहित्य सर्वेक्षण का सैद्धांतिक विवेचन, ठीक है, आणविक साक्ष्य जो हमने अनुभव से जो प्रूफ इकट्ठा किए हैं वो, सर्वेक्षण का सार जो हमने साहित्य सर्वेक्षण हमने किया है उसका जो है समरी क्या है, सार क्या है, वो यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद प्रस्तुत अनुसंधान, हमारा जो अनुसंधान है उसके बारे में इन साहित्य सर्वेक्षणों के रेफरेंस से जो है चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है प्रस्तुत अनुसंधान में, ठीक है। यानी हमारे अनुसंधान से ये साहित्य किस प्रकार से संबंधित है ये बताया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे अध्याय पर। तो हमारा जो तीसरा अध्याय है वो अनुसंधान अभिकल्प के बारे में जो है बताता है, यानी रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। हमारी रिसर्च डिज़ाइन कैसी हो, रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत हम सबसे पहली चीज़ जो बताते हैं वो अनुसंधान की विधि। हम जो अपने समस्या के समाधान के लिए अनुसंधान विधि, किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रयोगात्मक विधि है या सर्वेक्षण विधि है, प्रजातिक विधि है, केस स्टडी है, क्या है, वो चीज़ों को, उस विधि को यहाँ पर बताया जाता है। फिर उसके बाद हम ये अनुसंधान की जनसंख्या क्या होगी, किन लोगों पर कर रहे हैं, उससे हम सैंपल के बारे में बताएंगे, जनसंख्या जो हमने सैंपल प्रतिदर्श लिया है उसके बारे में। फिर उसके बाद प्रदत्त संकलन के उपकरण, हम ये जो है प्रदत्त यानी कि जो हमारे डेटा है वो किन उपकरणों द्वारा, किसके द्वारा, प्रश्नावली द्वारा, अनुसूची द्वारा, किस प्रकार से हम जो है यहाँ पर प्रतिदर्श इकट्ठा कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद प्रदत्त संकलन की योजना, कैसे हमने प्लानिंग की है डेटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद प्रदत्त संकलन प्रदत्तों के विश्लेषण की प्रविधियों का यहाँ पर
जिक्र या चर्चा करेंगे। ठीक है, कि प्रदत्तों का विश्लेषण किया कैसे जाएगा। उसके बाद चौथे अध्याय की अगर बात करें तो चौथे अध्याय जो है प्रदत्तों का संकलन, विश्लेषण और सारणीयन की बात करता है। तो चौथे अध्याय में हम प्रदत्तों का संकलन करेंगे किस प्रकार से और उसका सारणीयन करेंगे। ठीक है, उसको प्रदत्त संकलन करेंगे और टेबुलेशन उसका किस तरह से किया जाएगा वो। उसके बाद प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाएगा और उसका निर्वचन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण इसी अध्याय के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा। उससे प्राप्त निष्कर्ष हम अगले अध्याय में, 5वें अध्याय में बताएंगे। तो 5वें अध्याय में अनुसंधान द्वारा जो भी परिकल्पनाओं के परीक्षण के द्वारा जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका निहितार्थ क्या है, यानी वास्तविक परिप्रेक्ष्य में उसका क्या उपयोग है, उसको हम परिणामों के निहितार्थ में लिखेंगे। उसके बाद इस टॉपिक पर जो आगे रिसर्च हो सकता है, संभावनाएं हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर सुझाव हम दे सकते हैं। भावी अध्ययन हेतु जो सुझाव है वो इसमें दिया जाता है। कभी कभी इसको नहीं भी दे सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, और सबसे आखिरी जो तीसरा हमारा पूरक भाग है या सप्लीमेंट्री पार्ट है, इसमें क्या करते हैं तो संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि हमने रिसर्च में किन किन जो है पूर्व में किए गए अनुसंधान पत्रों को पढ़ा है, थीसिस को पढ़ी है, या फिर कौन से रिसर्च पेपर को हमने पढ़ा है, किस सोर्स का उपयोग किया है, ऑनलाइन इंटरनेट अगर किया है तो हम उसका नाम लिखेंगे, जिन पुस्तकों का अध्ययन किया है उन पुस्तकों का नाम लिखेंगे, एक क्रम में लिखेंगे। ये जो है APA शैली या फिर MLA शैली में लिखा जाता है। इसको हम किसी अगली वीडियो में जो है आपको बताएंगे। ठीक है ना, इसी में जो है आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा भी गया था, APA शैली क्या है। फिर उसके बाद परिशिष्ट हम यहाँ पर अपेंडिक्स देते हैं, जिसमें हम विवरणों को लिखते हैं जो भी अपने रिसर्च में हमने किया है, उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अनुक्रमणिका का यहाँ पर जो है किया जाता है। तो आशा है आपको ये अनुसंधान जो हमारा रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, इसके प्रारूप जो है समझ में आपको आए होंगे। तो एग्जाम में कभी कभी आता है इन प्रारूपों का नाम लिखने के लिए ये किस क्रम में होते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक भाग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुख्य भाग में किस क्रम में ये चीज़ें होती हैं, और जो है पूरक भाग में किस क्रम में ये टॉपिक्स होते हैं। तो कभी कभी सीधे यही पूछ लेता है, या फिर किसी रिसर्च रिपोर्ट में जो है हमें बनाने के लिए कहता है, रिसर्च रिपोर्ट तो नहीं लेकिन रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जरूर कहता है। ठीक है ना, तो अक्सर आप ये चीज़ें याद रखिएगा, इसको क्रम को याद रखिएगा। ठीक है, और इस क्रम में ये किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप परीक्षा में अगर आए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर जो है लिख देंगे। ये लॉन्ग में ही अक्सर पूछता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, और इस आधार पर जब हम डिजर्टेशन बनाएंगे तो उस डिजर्टेशन में ये क्रम जो है वो, ये क्रम का जो है अनुसरण हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक, आशा है आपको ये प्रारूप जो है वो समझ में आया होगा, अनुसंधान प्रारूप। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य व्यक्तियों से कराएं, अन्य स्टूडेंट से, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।